नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि हम सोचते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं। कभी लगता है ना कि कोई फैसला एकदम झट से लिया और बिल्कुल सही निकला। हाँ, बिल्कुल। और कभी-कभी वही तेजी, वही गट फीलिंग हमें बाद में सोचने पर मजबूर कर देती है कि अरे ये क्या कर दिया। ये दुविधा तो सबके साथ होती है। तो इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने के लिए आज हम डैनियल कानेमान की बहुत ही मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वो कमाल का काम है उनका। बिल्कुल। तो उनकी किताब के आधार पर हम अपने दिमाग के दो किरदारों को समझेंगे, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तेज सोच और धीमी सोच। हाँ, एक है तेज, एकदम सहज, ऑटोमेटिक, और दूसरा धीमा, सोचने समझने वाला, तर्क वाला। और ये दोनों मिलकर कैसे हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं। यही समझना आज का मकसद है। हाँ, समझेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं और वो कौन सी आम गलतियां, मतलब वो बायसेस और शॉर्टकट्स हैं जो हमारी सोच को भटका देते हैं। और सबसे जरूरी कि हम इस जानकारी से बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिमाग की इस अंदरूनी यात्रा को। सबसे पहले ये सिस्टम 1 और 2 हैं क्या? कहानीमंद कैसे बताते हैं इन्हें? हाँ, तो कहनेमन कहते हैं कि हमारे दिमाग में सोचने के दो तरीके हैं, दो सिस्टम। सिस्टम 1 जो है वो है हमारी तेज सोच। तेज सोच मतलब वो जो अपने आप हो जाता है बिना किसी मेहनत के। हम्म, जैसे किसी दोस्त का चेहरा पहचानना हम्म, या 2+2 का जवाब देना। हाँ, इसमें सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल। या एकदम से कोई खतरा महसूस करना। हम्म, ये सब सिस्टम 1 का काम है। ऑटोमेटिक, सहज और बहुत तेज। ओके। और सिस्टम 2, वो धीमा वाला? हाँ, सिस्टम 2 है हमारी धीमी विचारशील सोच। हम्म, इसमें मेहनत लगती है, ध्यान देना पड़ता है। जैसे? जैसे कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करना। मान लीजिए 17 × 24। हाँ, उसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के फायदे नुकसान सोचना या कोई फॉर्म भरना। ये सब काम सिस्टम 2 करता है। ये तर्कसंगत है, धीमा है और एफर्ट लेता है। तो एक तरह से सिस्टम 1 ऑटो पायलट है और सिस्टम 2 मैनुअल मोड। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर टाइम हमारा ऑटो पायलट यानी सिस्टम 1 ही चल रहा होता है और यही इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। कमजोरी कैसे? ऑटो पायलट तो एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट तो है, लेकिन वो गलतियां भी कर सकता है। यहीं पर वो गट फीलिंग या इंट्यूशन वाली बात आती है जो ज्यादातर सिस्टम 1 से जुड़ी है। अच्छा, मतलब हमारा सहज ज्ञान, ये तो पुराने जमाने में बचने के लिए जरूरी रहा होगा। शेर देखा और भागे। बिल्कुल। तब सोचने का टाइम नहीं था, तुरंत एक्शन लेना होता था। सिस्टम 1 इसी जरूरत से बना है। लेकिन आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग, चॉइसेस। सही। और ऐसी दुनिया में सिस्टम 1 का वो तेज सहज तरीका कई बार हमें गुमराह कर देता है। जैसे कोई बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हो तो हमें लगता है इसे जरूर पता होगा। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है। सिस्टम 1 तुरंत मान लेता है कि आत्मविश्वास मतलब योग्यता, जबकि ऐसा हमेशा होता नहीं। तो ये एक तरह का बायस हुआ। बिल्कुल। इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। सिस्टम 1 भावनाओं से, स्टीरियोटाइप से या जानकारी कैसे पेश की जा रही है उससे बहुत जल्दी प्रभावित होता है और इसी वजह से हम कुछ खास तरह की गलतियां बार बार करते हैं। और दिमाग तेजी से काम करने के लिए कुछ शॉर्टकट भी लेता है जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ह्यूरिस्टिक्स वो मानसिक शॉर्टकट हैं जो सिस्टम 1 इस्तेमाल करता है ताकि जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच सकें। टाइम बचाने के लिए। हाँ, टाइम और मेंटल एनर्जी बचाने के लिए। लेकिन इस चक्कर में कई बार फैसले सही नहीं होते। कहनेमन ने कई ऐसे ह्यूरिस्टिक्स बताए हैं। कौन सा सबसे आम है? वो अवेलेबिलिटी वाला, उपलब्धता ह्यूरिस्टिक। हाँ, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बहुत कॉमन है। इसमें होता यह है कि जो चीज़ें हमें आसानी से याद आ जाती हैं, हमें लगता है वो ज़्यादा आम हैं या उनके होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे अगर टीवी पर प्लेन क्रैश की खबर देखी तो लगता है हवाई जहाज से सफर करना बहुत खतरनाक है। एकदम सही। जबकि आंकड़े शायद कुछ और कहते हों, लेकिन वो ताज़ी डरावनी याद हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। तो जो आसानी से याद आया उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया। हाँ, सबक यह है कि अपनी याददाश्त की आसानी पर भरोसा ना करें, खासकर जब फैसला बड़ा हो। असलियत या डेटा देखना जरूरी है। अच्छा, और एक एंकरिंग इफेक्ट का भी जिक्र आता है, वो क्या है? एंकरिंग मतलब किसी भी जानकारी का पहला टुकड़ा, खासकर कोई नंबर, हमारे दिमाग में एक लंगर डाल देता है। लंगर? हाँ, मतलब एक एंकर।
फिर हमारे सारे आगे के अनुमान या फैसले उसी पहले नंबर के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे दुकान में मोल भाव करते हुए होता है, अगर दुकानदार पहले बहुत ज्यादा दाम बता दे, हाँ, तो बाद में जो थोड़ी कम कीमत होती है वो भी अच्छी डील लगने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग उस पहले वाले ऊंचे दाम से तुलना कर रहा होता है। अच्छा, तो वो पहला नंबर एंकर बन गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ मोल भाव में नहीं होता। सैलरी नेगोशिएशन में, किसी चीज का बजट बनाते समय जो पहली संख्या दिमाग में आती है या सामने रखी जाती है, वो बहुत असर डालती है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? उस पहले नंबर पर सवाल उठाएं। सोचें कि क्या ये वाकई सही है या बस एक शुरुआती पॉइंट है। अलग अलग सोर्स से जानकारी लें। एक और है रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस, यानी प्रतिनिधित्व पूर्वाग्रह। इसमें हम स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से सोचते हैं। हाँ, इसमें हम देखते हैं कि कोई चीज या व्यक्ति हमारे मन में बनी किसी कैटेगरी के स्टीरियोटाइप से कितना मिलता जुलता है। हम असल संभावना की बजाय समानता पर फोकस करते हैं। वो लाइब्रेरियन और किसान वाला उदाहरण, एक शर्मीला, शांत, किताबों का शौकीन व्यक्ति। हाँ, तो ज्यादातर लोग सोचेंगे कि वो लाइब्रेरियन होगा, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप से मिलता जुलता है। जबकि किसान ज्यादा होते हैं दुनिया में। बिल्कुल, आंकड़ों के हिसाब से उसके किसान होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन सिस्टम 1 समानता देकर फौरन नतीजे पर पहुंच जाता है। वो बेस रेट यानी असल आंकड़ों पर ध्यान नहीं देता। कितनी आसानी से हम दिखावे पर चले जाते हैं। सही कहा। और हैलो इफेक्ट, ये क्या बला है? हैलो इफेक्ट होता है जब किसी का एक अच्छा गुण हमें इतना पसंद आ जाता है कि हम मान लेते हैं कि उसके बाकी सारे गुण भी अच्छे ही होंगे। अच्छा, जैसे अगर कोई दिखने में बहुत आकर्षक है, तो हम अनजाने में सोच लेते हैं कि वो समझदार भी होगा, दयालु भी होगा, भरोसेमंद भी होगा। ओह, अच्छा, मतलब एक गुण की चमक बाकी सब पर पड़ जाती है। हाँ, एक हैलो या आभामंडल बन जाता है। ये मार्केटिंग में, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में खूब इस्तेमाल होता है। हाँ, होता तो है। पर ये ऑफिस में या नेताओं को जज करते समय भी होता है। जरूरी ये है कि हम हर गुण को अलग अलग देखें। सही है। और एक है जिसे शायद सभी वाकिफ हैं, लॉस अवर्जन, नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि नुकसान का दर्द हमें फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। मतलब 500 रुपए खोना ज्यादा बुरा लगता है बजाय 500 रुपए पाने की खुशी के। बिल्कुल। और रिसर्च कहती है कि नुकसान का दर्द लगभग दुगना ज्यादा होता है। दुगना? इसीलिए लोग शायद नुकसान वाले स्टॉक या इन्वेस्टमेंट को पकड़कर बैठे रहते हैं, बेचने का मन नहीं करता। हाँ, क्योंकि नुकसान को असलियत में बदलने का, उसे बुक करने का दर्द बहुत ज्यादा होता है। यह हमें नए मौके आजमाने से भी रोकता है, क्योंकि फेल होने का डर, कुछ खोने का डर बहुत हावी रहता है। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है प्रोस्पेक्ट थियरी का आइडिया। उस पर आएंगे। पहले एक और चीज, ये जो घटना होने के बाद लगता है मुझे तो पता ही था, इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं। हाँ, पश्चात दृष्टि पूर्वाग्रह। मतलब जब रिजल्ट पता चल जाता है तो हमें लगता है कि ये तो होना ही था, ये तो पहले से ही साफ था। जैसे कोई टीम मैच हार जाए तो सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, अरे वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। बिल्कुल। या कोई कंपनी फेल हो जाए तो लोग कहते हैं उनकी स्ट्रैटेजी में ही खोट था, जबकि शायद पहले वही स्ट्रैटेजी सबको बहुत अच्छी लग रही हो। तो हम अतीत को ज्यादा साफ और प्रेडिक्टेबल बना देते हैं बाद में। हाँ, हमारा दिमाग ऐसा करता है क्योंकि उसे अनिश्चितता पसंद नहीं। वो एक कहानी गढ़ लेता है जिसमें सब कुछ लॉजिकल लगता है। लेकिन इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम इस झूठी स्पष्टता को भविष्य पर भी लागू करने लगते हैं। हमें लगता है हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि असलियत में दुनिया में बहुत कुछ संयोग से होता है। और इसी से शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी जुड़ा है। हमें लगता है मौसत से बेहतर है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो ड्राइविंग में, पैसे इन्वेस्ट करने में या फैसले लेने में एवरेज से बेहतर हैं, जो कि आंकड़ों के हिसाब से मुमकिन नहीं है। सब एवरेज से ऊपर कैसे हो सकते हैं? सही बात है। हम अपनी नॉलेज, अपनी काबिलियत और भविष्य को जानने की अपनी क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। कहनेमन ने इस पर कोई प्रयोग भी किया था। हाँ, उन्होंने लोगों से कुछ अनुमान लगाने को कहा, जैसे किसी शहर की आबादी, और फिर कहा कि एक रेंज बताओ जिसमें 90% यकीन हो कि सही जवाब उसी में होगा। अच्छा। तो पाया गया कि लोगों की रेंज अक्सर बहुत नैरो होती थी और सही जवाब कई बार उस रेंज के बाहर होता था। मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट थे पर गलत थे। ओह, इसका बिजनेस वगैरह में तो बड़ा असर होता होगा। बहुत ज्यादा। गलत फैसले, जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना, स्टार्टअप्स का फेल होना। लीडर्स अपनी योजनाओं को लेकर जरूरत से ज्यादा आशावादी हो जाते हैं, मुश्किलों को कम आंकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? अपनी लिमिट्स को पहचानना, विनम्रता, खुद से पूछना मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ या क्या सबूत मेरा मन बदल सकता है, अनिश्चितता को स्वीकार करना। ये सब बातें हमें प्रोस्पेक्ट थियरी तक ले आती हैं, जिसके लिए कहनेमन को नोबेल मिला। इसने इकोनॉमिक्स की सोच बदली। हाँ,
इसने पारंपरिक अर्थशास्त्र को चुनौती दी। पहले माना जाता था कि इंसान पूरी तरह रैशनल है, हमेशा अपने फायदे को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन kahneman और Dvorsky ने कहा कि ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने दिखाया कि हम फैसले अब्सोल्यूट मूल्यों पर नहीं लेते, बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लेते हैं कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान, हमारी मौजूदा स्थिति के मुकाबले। और यहीं पर लॉस अवर्जन फिर से आता है। बिल्कुल, प्रोस्पेक्ट थियरी का ये एक मुख्य हिस्सा है। नुकसान हमें फायदे से ज्यादा चुभता है। तो इसका मतलब है कि हम फायदे के लिए कम रिस्क लेते हैं, पर नुकसान से बचने के लिए ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग एक पक्के छोटे फायदे के लिए बड़े फायदे का मौका छोड़ सकते हैं, लेकिन एक पक्के नुकसान से बचने के लिए वो बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। जैसे वो स्टॉक मार्केट वाला उदाहरण, जीतने वाले शेयर जल्दी बेचना और हारने वाले को पकड़े रखना। एग्जैक्टली। ये हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को दिखाता है। फैसले सिर्फ लॉजिक पर नहीं, बल्कि नुकसान के डर और फायदे की उम्मीद जैसी भावनाओं पर टिके होते हैं। और एक और तरीका है जिससे हमें बरगलाया जा सकता है, फ्रेमिंग इफेक्ट, बात कहने का तरीका। हाँ, फ्रेमिंग बहुत पावरफुल है। एक ही जानकारी को आप कैसे फ्रेम करते हैं, इससे लोगों का फैसला बदल सकता है। वो सर्जरी वाला उदाहरण, 90% बचने की दर बनाम 10% मरने की दर। हाँ, बात एक ही है, लेकिन बचने की दर वाला फ्रेम ज्यादा पॉजिटिव लगता है तो लोग उसे पसंद करते हैं, जबकि मरने की दर सुनने में डरावना लगता है। बिल्कुल। इसी तरह किसी पॉलिसी को इतने लोगों को बचाने वाली कहकर बेचना आसान है, बजाय ये कहने के कि ये इतने लोगों की मौत कम करेगी। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जानकारी हमें किस फ्रेम में दी जा रही है। बहुत जरूरी है। रुक कर सोचें, क्या इसे किसी और तरह से कहा जा सकता है? क्या इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव पहलू पर ज्यादा जोर दिया गया है? खुद से उसे रीफ्रेम करने की कोशिश करें। और इन सब में भावनाओं का रोल कितना बड़ा है? क्या इमोशन लॉजिक पर हावी हो जाते हैं? kahneman का काम यही दिखाता है कि भावनाएं बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। कई बार तो हमारा लॉजिकल दिमाग यानी सिस्टम 2 सिर्फ वही काम करता है कि जो फैसला सिस्टम 1 ने पहले ही इमोशनली ले लिया है, उसे सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हम सोचते हैं कि लॉजिक से फैसला ले रहे हैं, पर असल में पहले फील करते हैं, फिर लॉजिक बनाते हैं। अक्सर यही होता है। हम रैशनल होने से ज्यादा रैशनलाइजिंग यानी तर्क गढ़ने वाले प्राणी हैं। तभी विज्ञापन वगैरह इमोशन पर ज्यादा खेलते हैं। बिल्कुल। तो जब भी कोई बड़ा फैसला लें, खुद से पूछें, क्या ये लॉजिकली सही है या सिर्फ सही फील हो रहा है? तो हमने ये सब समझ लिया, सिस्टम 1, 2, बायस, ह्यूरिस्टिक्स, प्रोस्पेक्ट थ्योरी, फ्रेमिंग, इमोशंस। अब मुद्दे की बात, हम बेहतर फैसले लें कैसे? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। हाँ, सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, जागरूकता। ये पहचानना कि अभी कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। मतलब कर सोचना कि ये गट फीलिंग है या सोचा समझा फैसला। बिल्कुल, खासकर बड़े फैसलों में रुकें, पूछें, क्या मैं सिस्टम 1 मोड में हूं या सिस्टम 2? ठीक है, पहला कदम रुकना और पहचानना। दूसरा, अपनी सोच को धीमा करना। सिस्टम 1 तेजी से नतीजे पर पहुंचता है, सिस्टम 2 सबूत मांगता है, विकल्प देखता है, सोचता है। तो जल्दबाजी न करें। नहीं, डेटा देखें, प्रोज एंड कॉन्स लिखें, अपने तर्क लिखें। लिखने से सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है, क्लैरिटी आती है। और वो ओवर कॉन्फिडेंस का क्या करें? उस पर सवाल उठाएं, खुद को चैलेंज करें। पूछें, क्या सबूत मुझे गलत साबित कर सकता है? इस फैसले के खिलाफ क्या तर्क हैं? दूसरों से पूछना भी फायदेमंद होगा। बहुत ज्यादा, खासकर उन लोगों से जो आपसे अलग सोचते हैं। वो आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स बता सकते हैं। डाइवर्सिटी सोचने में मदद करती है। और गट फीलिंग की जगह डेटा का इस्तेमाल। हाँ, जहां तक हो सके अपनी इंट्यूशन या कहानियों पर भरोसा करने के बजाय आंकड़ों, बेस लेट्स को देखें। डॉक्टर, इन्वेस्टर, मैनेजर सब बेहतर करते हैं जब वो सबूतों पर ध्यान देते हैं। और ये मानना कि दुनिया में लक या चांस का भी रोल है। बिल्कुल, हर सफलता स्किल नहीं, हर विफलता गलती नहीं। इसे मानने से हम नतीजों को लेकर कम जजमेंटल होते हैं और प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, एक और तरीका आपने बताया था, माहौल बदलना, नज करना। हाँ, नज थ्योरी। अगर लोगों की सोच बदलना मुश्किल है तो उनके आसपास का माहौल ऐसा बना दें कि वो अपने आप बेहतर विकल्प चुनें। जैसे ऑफिस कैंटीन में हेल्दी खाना सामने रखना या रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए ऑटोमेटिक एनरोलमेंट कर देना। छोटे छोटे बदलाव जो लोगों को सही दिशा में धकेलते हैं, बिना दबाव डाले। तो मतलब ये नहीं कि सिस्टम 1 बेकार है, उसे खत्म कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम 1 के बिना तो जिंदगी चलेगी नहीं।
गाड़ी चलाना, बात करना, खतरे को भांपना, ये सब जरूरी है। तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है संतुलन। ये समझना कि कब सिस्टम 1 पर भरोसा करना है और कब ब्रेक लगाकर सिस्टम 2 को जगाना है। तेज सोच रूटीन कामों के लिए, धीमी सोच मुश्किल और जरूरी कामों के लिए। बिल्कुल। अच्छा फैसला लेना मतलब गलतियों से बचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम गलतियां क्यों करते हैं और फिर उस समझ का इस्तेमाल करके उन्हें कम करना है। ये तो वाकई बहुत आंखें खुलने वाली बात है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ एक किताब नहीं, ये जैसे हमारे दिमाग का आईना है। सही कहा। ये दिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को सिंपल बनाने की कोशिश करता है, कभी बहुत बढ़िया तरीके से, कभी गड़बड़ करके। कानेमन कोई आसान जवाब नहीं देते, वो बस हमें जागरूक बनाते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है, जब हम अपनी सोच की इन कमियों, ओवर कॉन्फिडेंस, एंकरिंग, लॉस अवर्जन को देखने लगते हैं तो हम ज्यादा कंट्रोल में आ जाते हैं। हम ऑटोमेटिक मोड से हटकर सोच समझकर फैसले लेना शुरू कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला सामने हो तो शायद एक पल रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कौन सा सिस्टम हावी है, कोई एंकर तो नहीं है, इमोशंस क्या कह रहे हैं, और फिर फैसला लेना चाहिए, न सिर्फ तेज, न सिर्फ धीमा, बल्कि समझदारी से। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। समझदारी शायद तेज या धीमी सोच में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब गियर बदलना है। तो इस जानकारी के बाद अपने रोजमर्रा के जीवन में लोग अपनी सोच पर ज्यादा ध्यान कैसे दे सकते हैं, और ये कैसे पहचानें कि कब सिस्टम 1 से सिस्टम 2 पर स्विच करना सही रहेगा।